Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो टुडेज वीडियो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ेंगे हल की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको 100% JRF की तरफ लेकर जाएगा क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपके लिए एक सरप्राइज़ है, इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि रेपिटेटिव है इन नेचर और हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा और सारे के सारे नोटिफिकेशंस के लिए जो आपको मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो से। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आप जैसे ही उसे लिंक को ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आप सारे के सारे PDFs को एक्सेस कर पाएंगे और डेली बेसिस पे जो हम कई सारे एक्सपेक्टेड MCQs को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी आप कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हमें हल ने दी है। हल थे जिन्होंने हमें ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में बताया था और इन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को दिया है। ड्राइव रिडक्शन मतलब क्या है? इसको हम नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं। इसके कई सारे नेम्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को हम नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं और मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी भी कहते हैं। वाई मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी? बिकॉज ड्राइव ने जो हल ने कि कई सारे 17 पोस्टुलेट्स दिए थे, मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स दिए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे एक पर्सन अपनी ड्राइव को फुलफ़िल कर पाता है और कैसे उसकी ड्राइव का रिडक्शन होता है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिस फॉर्मूले के वजह से इनकी थ्योरी मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी के नाम से जानेगी क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरी थ्योरी थी वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थी, जिसको हम आगे क्या उसके पोस्टुलेट्स थे 17, क्या उसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे और क्या उसका फॉर्मूला था, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डैट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ड्राइव रिडक्शन मतलब क्या है? तो इधर जो वर्ड यूज़ हो रहा है ड्राइव मतलब है किसी पर्सन की थर्स्ट, किसी पर्सन का हंगर। मतलब अगर आपको भूख लग रही है आप क्या करोगे? आप उस अपनी भूख को खाने से बुझाओगे, ठीक है, खाने से बुझाओगे आप। तो मेरी ड्राइव क्या है? मुझे अभी इस वक्त भूख लग रही है तो मेरी जो इच्छा है किसी चीज़ को पाने की वो मेरी ड्राइव है, ठीक है। और मैं कैसे बुझाऊंगी उसे? मैं उस अपनी ड्राइव को बुझाने के लिए मुझे कोई रिसोर्स चाहिए, जो वो रिसोर्स होगा उसको हम नीड कहेंगे। जैसे मुझे भूख लगी है, ये मेरी ड्राइव है, मैं अपनी इस भूख को मिटाऊंगी फूड से, तो फूड मेरी नीड हो गई, ठीक है। तो इसलिए जब एक पर्सन अपनी नीड को अब रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब अपनी ड्राइव को ख़त्म कर देता है बाय द यूजिंग ऑफ नीड, तो जाकर एक ड्राइव रिडक्शन बिहेवियर वो अडेप्ट करता है, ड्राइव उसकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और इस तरह के नोशन को जिसके अंदर बिहेवियर अकर होता है इन द रिस्पॉन्स टू ड्राइव सच एज हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड फीलिंग कोल्ड, तो इन सब को हम ड्राइव कह रहे हैं, ठीक है। जिससे कोई बिहेवियर हमारा अकर हो रहा है हमारी इच्छा के हो जाने के बाद, मतलब इच्छा के संपूर्ण हो जाने के बाद, ठीक है। व्हेन द गोल ऑफ द ड्राइव इज अटेन्ड, फूड, वाटर, वार्म, द ड्राइव इज रिड्यूस्ड। जब भी एक पर्सन की प्यास, भूख मिट जाती है तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि हमारी इच्छा अब ख़त्म हो गई है, जो हम चाहते थे वो हमने पा लिया है। एग्जाम्पल, अगर हमारा गोल क्या है? JRF को अचीव करना। जब हम अपने गोल JRF को अचीव कर लेंगे तो हमारी ये जो थर्स्ट है, ये जो प्यास है, ये जो भूख है JRF को अचीव करने की, वो मिट जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से कहा है एक पर्सन के अंदर अगर किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, अगर वो पूरी हो जाए तो लास्ट में जाके एक ड्राइव रिडक्शन उसका बन जाता है, उसकी ड्राइव रिड्यूस हो जाती है।
हल ने ये व्यूड किया था, हल ने देखा था कि ड्राइव एक तरह का स्टिमुलस है, एक तरह का स्टिमुलस है जो कि अराइज होता है हमारी नीड से। कैसे? एक तरह का स्टिमुलस है, एक बाहरी आपको एक स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है जिसको हम ड्राइव कह रहे हैं, और वो अराइज होता है हमारी नीड से अराइज होता है, जो कि बाद में जाके एक स्टिमुलस बिहेवियर बन जाता है। अगर हमारी इच्छा, अगर हमारी ड्राइव डिटर्मिनेट है, मतलब काफ़ी दृढ़ निश्चय है हमारा किसी चीज़ को अचीव करना, तो हम उसे अचीव कर कर ही रहते हैं, अपने ड्राइव को रिड्यूस करके ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। इसके साथ साथ ये बिलीव करते थे ड्राइव का टू बी नॉन स्पेसिफिक बिहेवियर रादर इट्स फंक्शंस टू एनर्जाइज इट। ये कहते थे जो ड्राइव है, जो हमारी इच्छा है, वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक बिहेवियर है, ना कि फंक्शन जो हमें एनर्जाइज कर रहा है। इन एडिशन ड्राइव रिडक्शन इज द रीइंफोर्समेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नोट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि ड्राइव रिडक्शन क्या है? एक तरह का रीइंफोर्समेंट है। अगर हमारा गोल जीआरएफ को अचीव करना है, ये मेरी ड्राइव है। जब तक ड्राइव नहीं होगी, जब तक मेरे मन में इच्छा नहीं होगी अपनी जीआरएफ को अचीव करने के लिए, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट है जो मुझे कंसिस्टेंटली अपने मोटिव की तरफ, अपने गोल की तरफ लेकर जा रहा है। हमेशा मैं मोटिवेटेड हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, हम सब क्यों यहाँ पे प्रैक्टिस करें? ताकि हम अपने गोल जीआरएफ को अचीव कर पाए। इसलिए जब तक हम ये हमारी ड्राइव, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको छोड़ना नहीं है बीच में, उसको आगे लेकर जाना है, उसको फुलफिल करना है। और जो ड्राइव है ये हमारा एक तरह का रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, आई होप ये आपको इतना समझ आया होगा। कौन कौन से नेम थे? 3 तरह के नेम हैं जो हल की थ्योरी है, जिसको हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कह रहे हैं, और नीड रिडक्शन थ्योरी कह रहे हैं, और इसके साथ साथ मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी भी कह रहे हैं। ड्राइव को इन्होंने क्या कहा है? एज अ रीइंफोर्समेंट क्या है कहा है। और इन्होंने कहा है कि जब तक एक इंसान के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, तो वो अपनी ड्राइव को पूरी नहीं कर पाता, ड्राइव रिडक्शन की तरफ नहीं पहुंच पाता। अगर एक इंसान को भूख लगी है, तो वो अपनी जो भूख है वो फूड से मिटाएगा, जो उसकी नीड होगी। और जब उसका ड्राइव ख़त्म हो जाएगा, तो जिसको हम ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर कहेंगे, जो कि खाने से और पानी पीने से मिट रही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम कुछ और फर्दर कॉन्सेप्ट देखते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी से रिलेटेड। 2 तरह की ड्राइव को इन्होंने मेंशन किया है। पहला है प्राइमरी ड्राइव और दूसरा है सेकेंडरी ड्राइव। व्हाट इज़ प्राइमरी ड्राइव एंड सेकेंडरी ड्राइव? प्राइमरी ड्राइव है जो आपकी पहली परम चरण की जो आपकी ड्राइव है, पहली प्राथमिक जो आपकी ड्राइव है, सबसे पहले, यानी कि गोल जीआरएफ को अचीव करना गोल जीआरएफ को अचीव करना, ये मेरी प्राइमरी ड्राइव है। और सेकेंडरी ड्राइव क्या है? सेकेंडरी ड्राइव जो मेरी प्राइमरी ड्राइव को अचीव करने के लिए मेरी मदद कर रही है। एग्जाम्पल, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं वीडियो से सीख रहा हूँ ताकि मेरा प्राइमरी गोल जीआरएफ अचीव हो जाए। तो वीडियो का देखना ये मेरी सेकेंडरी ड्राइव है, जो मुझे कंसिस्टेंटली मोटिवेट कर रही है मेरी प्राइमरी ड्राइव को, जीआरएफ को अचीव करने के लिए। और सेकेंडरी ड्राइव को हेल्पिंग ड्राइव कहते हैं। जो हमारी सेकेंडरी ड्राइव है, इसको हम हेल्पिंग ड्राइव कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी ड्राइव को पाने के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि जब हम इसमें रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो आम तौर पे हम बात करते हैं किसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का होना, कि कोई स्टिमुलस है जो कि हमें मोटिवेट कर रहा है कुछ रिस्पॉन्स देने के लिए, जो कि अमूमन हमें देखा जाता है जब हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। लेकिन इसके अंदर ये आपका एक्सेप्ट करता है SOR अप्रोच। व्हाट इज SOR अप्रोच? यहाँ पे जो O है, O हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जो कि
जिस पे हमारा स्टिमुलस डिपेंड होता है, इसे एक तरह से समझ सकते हैं जो कि मुझे अपने ड्राइव को फुलफ़िल करने की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है? एक तरह का हेल्पिंग जो एलिमेंट है, जो मेरी हेल्प कर रहा है कि मैं अपने कुछ रिस्पॉन्स दूँ, ठीक है? कुछ रिस्पॉन्स दूँ जो अपने स्टिमुलस का। तो इसलिए इसके अंदर बीच में ओ मतलब है ऑर्गेनिज़्म। ये आप लिख लो, यहाँ पे SOR है जो कि हल ने कहा है कि सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक सेंटर एलिमेंट भी होता है जिसको हम ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। और ये आप लिख लो क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑर्गेनिज्म आपको ये ट्रिक करने की कोशिश करेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे SOR में O क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने PhD के एंट्रेंस में देखा था, वहाँ पे ये पूछा गया था, ठीक है? PhD के एंट्रेंस में पूछा जाता है, छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, आपको ध्यान में रखना होता है, इन पॉइंट्स को मिस आउट नहीं करना, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं हल की थ्योरी। ये लैग करती है जनरलाइजेशन में, ये लैग करती है क्योंकि ये पर्टिकुलरली हमारी डिडक्टिव मेथड के ऊपर बेस्ड है। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ का मतलब जनरल से ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपकी जो आपको बता रहा है कि डिडक्टिव मेथड के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा डिडक्टिव मेथड के ऊपर ये पूरा आपका बेस्ड है, ठीक है? पूरा का पूरा डिडक्टिव मेथड के ऊपर ये बेस्ड है। और इसलिए ये इस थ्योरी की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि ये जनरलाइज नहीं किया जाता, जनरलाइज हम नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसकी लिमिटेशन है। और इसके अंदर कई सारे क्वांटिफाइंग वेरिएबल्स है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने हमें टोटल 17 पोस्टुलेट्स दिए थे, 17 पोस्टुलेट्स दिए थे जो कि लर्निंग से रिलेटेड थे, ठीक है? और 133 इसमें थ्योरम थी। अब कुछ और फर्दर देख लेते हैं। ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये जो पर्पल फॉर्म में, हालांकि ये ब्लर्ड है लेकिन आप इसमें समझ सकते हो क्या कह रहा है। इस लेडी को क्या लगी, भूख लगी, इसकी इच्छा हुई खाना खाने की, तो इसने अपनी जो मोटिवेशन है उसे फुलफ़िल कर लिया, अपनी ड्राइव को उसने फुलफ़िल कर लिया खाना खाकर। तो यही आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। हल की जो लर्निंग थ्योरी है वो हमारी मेनली फोकस होती है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट पे आपकी पूरी तरह से बेस्ड होती है। और यहाँ पे आपकी जो ड्राइव को एक तरह से रीइंफोर्समेंट भी कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि when an SR relationship is followed by reduction of the need, the probability increases that in future similar situation the same stimulus will create the same prior response। ये कह रहा है कि जब हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप होता है वो हमेशा फॉलो करता है रिडक्शन की, हमारी नीड की रिडक्शन को फॉलो करता है। जितने ज़्यादा हमें स्टिमुलस मिलेगा उतनी ही हमारी हेल्प होगी अपने ड्राइव को रिड्यूस करने में और अपने गोल को अचीव करने में, ठीक है? ये आपको बता रहा है। और जो प्रोबेबिलिटी है अगर आपके सिमिलर सिचुएशन की या सेम स्टिमुलस की इंक्रीज होती है तो वो आपकी हेल्प करता है अपनी ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, रीइंफोर्समेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ अ प्राइमरी नीड। मतलब प्राइमरी नीड को रिड्यूस करने के लिए हमेशा ही रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। रीइंफोर्समेंट तो हमें हर हालत में चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि रीइंफोर्समेंट की भी क्या टेंडेंसी है, कितनी इंटेंसिटी है। अगर मान लो आपके मन में जैसे एग्ज़ाम हमारे क्लोज़ है, आने वाले हैं, तो हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा जागी हुई है, तीव्र ये गति हमारे अंदर है कि हमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस करना है, जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि हम अच्छे से अपना एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाए और अपने गोल JRF को अचीव कर पाए, ठीक है? और इन्होंने कहा है कि अगर हमारे अंदर रीइंफोर्समेंट की तीव्रता होगी, रीइंफोर्समेंट अगर ये ज़्यादा होगा, काफ़ी अच्छी टेंडेंसी में होगा, तो ये हमारी हेल्प करेगा अपने ड्राइव को रिड्यूस करने में। इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बहुत यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपको बार बार कोई चीज़ कही जा रही है, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो,
तो आपके मन में ये इच्छा होगी कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे इतने लोगों से स्टिमुलस मिल रहा है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से और अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से, कि मुझे अब एग्ज़ाम क्लोज है और मुझे अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी उतना ही हमारी वो हेल्प करेगा अपनी ड्राइव को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने वाले हैं ये। अब हम देख लेते हैं इनके काफ़ी सारे जो ऐसा नोशन में चेंजेस आए थे, क्योंकि ऐसा नोशन हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल नोशन है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स नोशन है वो बहुत ही आपका ट्रेडिशनल है। तो इन्होंने चेंजेस किए उसमें, हल ने नए कॉन्सेप्ट लेकर आए और पुराने में चेंजेस करे। इन्होंने कहा था, एक इंट्रोड्यूस करा इंटरमीनिंग वेरिएबल। इंटरमीनिंग वेरिएबल इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था बिटवीन एस एंड आर। अब इनमें से देखते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या क्या इसमें इंटरमीनिंग वेरिएबल्स है। जो आपको कह रहा है, अकॉर्डिंगली व्हेन स्टिमुलस एस impinges ऑन द ऑर्गेनिज्म इट रिजल्ट्स इन अ सेंसरी न्यूरल स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में भी कई सारे छोटे छोटे और स्टिमुलस होते हैं और रिस्पॉन्स होते हैं, जिसका अफेक्ट हमारे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अंदर पड़ता है। इसके अंदर हमारे न्यूरल इम्पल्सेस आ जाते हैं। मतलब आप कोई भी ड्राइव को पूरी एज इट इज़ नहीं करते, आप उसके बारे में पहले सोचते हैं, समझते हैं, न्यूरल इम्पल्सेस का यूज़ करते हैं, अपने दिमाग की जो शक्ति है, अपनी जो पावर है, अपनी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, उसका आप यूज़ करते हैं, और जो आपको हेल्प करता है आपकी ड्राइव को रिड्यूस करने में। अब एग्जांपल, कोई भी आपको रैंडमली कोई पर्सन आके कह देगा कि चलो अब तुम्हें एकदम से, जैसे आप JRF की प्रिपेयर करो और तुम्हें आपको कहे कि UPSC की एकदम से स्टार्टिंग करने लग जाओ, तो आप क्या डायरेक्टली उस डायरेक्शन में चले जाओगे? नहीं, आप पहले सोचोगे कि मुझे क्या स्टिमुलस मिला है, फिर उसका माइंड में एक तरह से प्रोसेसिंग होगा कि मेरे लिए सही है या गलत। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में भी कई सारी ऐसी स्टेजेस होती है जो हमें हेल्प करती है एक राइट और इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने में, और अपनी ड्राइव को कैसे इफ़ेक्टिवली हम रिड्यूस करें इसलिए। ठीक है, और ये आपको एक तरह के इंटरमीनिंग वेरिएबल्स होते हैं जो हमें हल ने बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स विद इन द इनर मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिर्फ आपकी ड्राइव यहाँ पे सिर्फ अकेली नहीं होती, इसके अलावा भी एक तरह का इनर मैकेनिज्म होता है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट, आपका क्या इंटरेस्ट है अपनी ड्राइव को अचीव करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है तो आपका क्या इच्छा है उसे मिटाने की? अगर इच्छा नहीं होगी तो आप मिटा लेंगे? नहीं। जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक नीड नहीं होगी, जब तक एक आपका इंटरनल और इनर मैकेनिज्म नहीं होगा जो आपको आगे मोटिवेट करेगा अपनी ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो यही सब कुछ आपके बारे में बता रहा है हल। हल भी कहता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में भी कई सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं अपनी ड्राइव को रिड्यूस कर सके इफेक्टिवली। डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, इसके बीच में भी कई सारी एक प्रोसेसिंग होती है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो इंटरप्ले करता है हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ना तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, और कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो फिर वो एग्ज़ाम में जाके दिक्कत करेगा, इसलिए बेटर है कि आप अभी पूछ ले। फिर आता है हमारा फॉर्मूला। हल ने जो फॉर्मूला दिया था इसको हम डिस्कस करेंगे। एस और आर का जो लिंक होता है बिटवीन एस एंड आर रिलेशनशिप, वो क्या होता है? वो अफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्ड पर। कई सारे ऐसे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? इंटरेस्ट होना, मोटिवेशन होना, यहाँ पे स्ट्रेस भी आपका यहाँ पे बहुत बड़ा काम करता है। स्ट्रेस होना, फटीग होना, डिजीज़ होना, इंजरी होना, ये भी आपका एक तरह का बैरियर होता है जो आपको ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए रोकता है। और इन्होंने एक तरह के जो रिलेशनशिप को ई से डिनोट किया है जिसको हम कह रहे हैं रिएक्शन पोटेंशियल, SER। क्लार्क यानी क्लैर्क जो हल है, इनका गोल था टू मेक अ साइंस आउट ऑफ ऑल दिस इंटरवीनिंग फैक्टर्स। अब वो क्या कहते थे
जितने भी इंटरवीनिंग फैक्टर्स होते हैं ना, जो हमें अपने ड्राइव को अचीव करने में जो रोक रहे हैं, उसको उन्होंने एक तरह के फॉर्मूले से डिनोट करने की यहाँ पे कोशिश की थी। और इन्होंने सारे के सारे इंटरवीनिंग फैक्टर्स को एक फॉर्मूले में बदल दिया था और एक तरह के आपको एक तरह के सिंबल में इन्होंने बदल दिया था, और जिसको हम अभी फॉर्मूले के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है पूरा, ठीक है। ये मतलब इसमें SER क्या है, यहाँ पे एग्जिस्टेंशरी पोटेंशियल जिसको कहते हैं, एग्जिस्टेंशरी पोटेंशियल जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टरी पोटेंशियल जिसको हम कह रहे हैं। और हमारी ड्राइव क्या है, कोई भी हमारे इच्छा को अचीव करने की। यहाँ पे इंसेंटिव है जो कि K से डिनोट है। यहाँ पे हैबिट है, हमारी हैबिट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक तरह का इंटरवीनिंग वेरिएबल है, और ये भी हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल्स है जो वहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। और जो हमारे को गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं वो सारे पॉजिटिव है, और जो हमें गोल की अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं वो नेगेटिव है। अब इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं। ये देखो, ये पूरी की पूरी आपको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी और आएगी 100%। अब इसको ध्यान से देखो, SER क्या है। SER हमारा है एग्जिस्टरी पोटेंशियल और लाइक्लीहुड दैट ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ये हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक तरह का ये पोटेंशियल है। मतलब ये एक तरह की आपकी कह सकते हैं काबिलियत है जो कि आपको ड्राइव रिडक्शन के तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। SER यानी कि एग्जिस्टरी पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल है जो आपको बता रहा है आप कैसे अपने ड्राइव को आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस होता है आपके रिस्पॉन्स से और स्टिमुलस से रिस्पॉन्स की तरफ जा रहे हैं, और आपकी ये पोटेंशियल है जो आपकी ड्राइव रिडक्शन के बारे में बता रहा है। फिर आता है V मतलब होता है आपका स्टिमुलस की इंटेंसिटी। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर मन में तीव्र इच्छा जागी हुई है अपने गोल को अचीव करना, JRF को अचीव करना, तो ही हम इसे पा सकते हैं। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है स्टिमुलस की, तो ये हमारी हेल्प करता है जल्दी और इफ़ेक्टिवली अपनी नीड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो V हमें क्या डिनोट कर रहे हैं, एक तरह की इंटेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं। फिर आता है आपका D मतलब ड्राइव की स्ट्रेंथ। ड्राइव की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी मजबूती है, ड्राइव की, मेरी इच्छा की क्या मजबूती है। अगर मैं डिटर्मिनेंट हूँ अपने ड्राइव को अचीव करने के लिए, मेरी जो ड्राइव है वो कितनी पावरफुल है, जो मुझे हमेशा ही मोटिवेट कर रही है अपने गोल की तरफ जाने के लिए, अपनी ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए, अपने गोल JRF को पाने के लिए, तो ये आपको बता रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका K को हम कह रहे हैं इंसेंटिव मोटिवेशन यानी कि आपकी मोटिवेशन, आपका जो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जा रहा है, आपकी क्या मोटिवेशन है जो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जा रहा है, उस मोटिवेशन की क्या साइज़ है, क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना प्रभाव पड़ रहा है आपकी मोटिवेशन का आपको गोल की तरफ लेकर जाने का, ये आपको कैसे डिनोट कर रहा है। J यहाँ पे आपका नेगेटिव फैक्टर है, यानी कि डिले होना। इसके अंदर हर इंसान का आलसपन आ जाएगा, उसका डिले बिहेवियर, कैजुअल बिहेवियर, उसका जो सीरियसनेस ना होना, जो उसे गोल के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, ठीक है, डिले होना। और एक तरह का डिले है बिफोर द ऑर्गेनिज्म इज अलाउड टू सीक रीइंफोर्समेंट, कि रीइंफोर्समेंट मिलने से पहले की कमज़ोरी या डिलेपन, उसका डिलेइंग नेचर। फिर आता है SHR यानी कि आपकी हैबिट स्ट्रेंथ, जो डिटरमाइन करता है आपके नंबर ऑफ रीइंफोर्सेस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रीइंफोर्सेस होंगे उतनी ही हमारी वो हैबिट बनती जाएगी। एग्जाम्पल मतलब कि अगर आपके जीवन में समय की जो मार ज़्यादा पड़ रही है, अगर आपको फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो है आपकी स्ट्रेंथ बनती जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ बनती जा रही है उसे फेस करने की, अपने फेलियर्स को फेस करने की और आगे बढ़ने की। तो यही आपको बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ रीइंफोर्सेस
आपको मिल रहे हैं, तो वो आपकी अंत में जाके हैबिट बन जाती है। ये आपको बता रहा है SHR, जिसको हम कह रहे हैं हैबिट स्ट्रेंथ। फिर आता है SLR, ये हमारा नेगेटिव होता है नेचर में, जो कि इनहिबिटरी होता है। इनहिबिटरी यानी कि नॉन रीइंफोर्सेस, रीइंफोर्सेस का ना होना, इनहिबिशन, जो रोक रहा है आपको रीइंफोर्स करने के लिए। इसके अंदर आपका कुछ भी हो सकता है जो आपको रोक रहा है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स इसके अंदर हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, इसके अंदर स्ट्रेस हो सकता है, जो आपको रीइंफोर्स मिलने के लिए रोक रहा है। फिर आता है आपका रिएक्शन इनहिबिशन। रिएक्शन इनहिबिशन यानी कि when the organism has to work hard for a reward and becomes fatigue, मतलब आप बहुत बार काम कर रहे हो, बहुत बार आप मतलब ट्राई पे ट्राई करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको फटीग हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपको अपना गोल मिले, लेकिन आप फटीग हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आपका रिएक्शन इनहिबिशन होता है, जो आपको इनहिबिट कर रहा है कुछ रिएक्ट करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए। अब हम इस समय पढ़ रहे हैं, हम इस समय अपना ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं रात को, तो ये क्या है, इस समय में आते आते मतलब सुबह से रात तक हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि जब हमारी जो रिस्पॉन्स करने की जो आपकी मिनिमल हो जाता है, रिस्पॉन्स करने की जो टेंडेंसी है वो मिनिमल हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। क्यों होती है? फटीग के कारण, थकान के कारण, स्ट्रेस के कारण, जो आपको इस समय रिस्पॉन्ड करने के लिए रोक रही है। तो ये आपको बता रहा है रिएक्शन इनहिबिशन। फिर आता है SOR। SOR यहाँ पे रैंडम एरर होता है, मतलब आपका एरर आ रहा है जो आपको अचीव करने में रोक रहा है, एरर। कि जितने भी SHR है, SLR है, SHR यानी कि ये जो आपकी SLR यानी कि जो आपकी हैबिट स्ट्रेंथ है, ये जितने भी ये जो पीछे वाले हैं ना, सारे के सारे आपके नेगेटिव होते हैं। SLR यानी कि आपके इनहिबिटरी स्ट्रेंथ और आपके रिएक्शन इनहिबिशन और आपका रैंडम एरर, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव पॉइंटर्स होते हैं। नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये आपको रोक रहे, एक तरह का बैरियर आपके रास्ते में एक रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव होते हैं नेचर में। और आगे वाले जितने भी आप देखोगे, यही आपके किसी भी चीज़ का इंटेंसिटी होना, ड्राइव होना, मोटिवेशन होना, और कि थोड़ा सा डिले होना बिफोर ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी रीइंफोर्समेंट का वेट कर रहा है, तो ये सब कुछ आपके पॉजिटिव होते हैं नेचर में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये भी वही फॉर्मूला है कि SHR आपकी हैबिट स्ट्रेंथ है, इनटू ड्राइव माइनस हो रही है आपकी SLR, जिसको हम इनहिबिटरी स्ट्रेंथ कह रहे हैं, और इसमें प्लस हो रहा है आपका IR क्या है, जो कि आपका रिएक्शन इनहिबिशन है, ये नेगेटिव है, और ये माइनस हो जाता है आपका रैंडम एरर। चाहे आप ये करें, चाहे आप ये करें, मुझे तो बेस्ट ये लगा। आपको कौन सा बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये जो काफ़ी इलेबोरेटिव फॉर्म में है। ठीक है, आप इजीली इसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो कि इस फॉर्मूले में क्या क्या है, क्योंकि अच्छे से इलेबोरेट करके दिखाया गया है आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये फॉर्मूला कैसा लगा आपको, और क्या इससे ज़्यादा बेटर है और कितना अच्छा है, ये आप मुझे बताना। और अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो भी आप मेरे से डिस्कस करेंगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब इधर SLR क्या है? SLR यहाँ पे है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो कि प्रोड्यूस होता है लर्निंग एज अ एक्शन थ्रेशोल्ड। ये स्मॉलेस्ट अमाउंट का रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है लर्निंग के थ्रेशोल्ड पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा ये फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। अब चलो, अब बारी आती है कई सारे वेरिएबल्स को जानने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भी पहले करवाए हुए आपको। तो बच्चों की बहुत ये यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि इसके अंदर कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, और क्या है इसके अंदर। तो बिफोर टू स्टार्ट एक एक करके कि मैं समझाऊँ आपको, पहले हम एक तरह का ओवरव्यू ले लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। जैसे हम रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कि किसी एक का इफ़ेक्ट किसी दूसरे पे पड़ रहा है, यानी कि अगर हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, कि जिसको हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रही है, उसके वो ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसमें आप मैनिपुलेशन हो रहा है,
ताकि हम उसका इफेक्ट देख सके अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपका एंड रिजल्ट जिसको हम लेते हैं और वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट में सारे के सारे आपकी मैनिपुलेशन होती है, वेयर एज जो डिपेंडेंट होता है इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है। ये आपका एंड आपको मिल जाता है। फिर आता है बीच में आपका इंटरमीनिंग वेरिएबल्स। इंटरमीनिंग वेरिएबल्स होते हैं एक तरह के नेगेटिव फैक्टर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक तरह के नेगेटिव फैक्टर्स जिसको कह रहे हैं। ये हमारे नेगेटिव होते हैं नेचर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपके पूरे के पूरे प्रोसेस में एक तरह का बैरियर है जो आपको रोक रहा है, इंटरवीन कर रहा है आपके पूरे के पूरे प्रोसेस में, आपकी पूरी की पूरी स्टडी में, ठीक है। और हम ये जो जितने भी वेरिएबल्स हैं अपनी रिसर्च की यूनिट में पढ़ते हैं, तो अभी मैंने आपको एक तरह का ओवरव्यू दे दिया ताकि आप उस ओवरव्यू को वहाँ पे यूज़ कर पाए जब आप रिसर्च पढ़े, तो आपके माइंड में ब्लैंक ना हो, आपको पता हो। अब आता है, इसमें देख लेते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ बिहेवियर। अब एम्पलीट्यूड यानी कि जो बिहेवियर आपको लास्ट में मिल रहा है, ठीक है, आपने किसी चीज़ का आपको स्टिमुलस मिला, आपने तब जाके उसको रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड दे दिया। जो रिस्पॉन्ड है ना, जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, जिसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड आता है बिहेवियर का, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स की लेटेंसी आती है, रिस्पॉन्स की लेटेंसी आती है, और आपने कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स करे हैं टू एक्सटिंक्शन, मतलब कितनी बार आपने ट्रायल करके जो अपना एंड प्रोडक्ट दिया है। इसके साथ साथ रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी कि कितनी बार आपका रिस्पॉन्स निकल कर आया है। तो ये सारे के सारे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, मतलब which are some aspects of behavior that is measured by the experimenter in order to determine whether the independent variables had any effect or not, ठीक है। ये आपको एक तरह की डेफिनेशन दी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो हमारा स्टिमुलस होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रिस्पॉन्स होता है और इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्टिमुलस होता है, जो हमें स्टिमुलस हम दे रहे हैं से अचीव करने के लिए। और ये हमारा स्टिमुलस होता है, ये सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट होता है और बाय एक्सपेरिमेंटर, जिसको एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, मैनिपुलेट करता रहता है। जिसमें डब्लू क्या है आपका, डब्लू हमारा अमाउंट ऑफ वर्क है, मतलब जो आपने क्या काम किया है उसे पाने के लिए, क्या स्टिमुलस दिया है, ये हमारा अमाउंट है। दूसरी तरफ आता है स्टिमुलस का इंटेंस, कि कितनी इंटेंसिटी से, कितनी मतलब गंभीरता से, कितना इंटेंसली आपको स्टिमुलस दिया जा रहा है। अगर स्टिमुलस की जो टेंडेंसी है, इंटेंसिटी है, वो कड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी है, इन डेप्थ है, तो आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा निकल के आएगा। दूसरी तरफ आता है नंबर ऑफ़ रीइंफोर्सेस। नंबर ऑफ़ रीइंफोर्सेस कि कितना आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, कितने नंबर ऑफ़ रीइंफोर्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हो। और नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसका आपका कितनी वो भारीपन है उसके अंदर, मतलब ऐसा कितना वो बड़ा है मैग्नीट्यूड उसका, जो आपको रीइंफोर्स कर पा रहा है, रीइंफोर्समेंट का कितना मैग्नीट्यूड है। फिर आता है दूसरी तरफ इंटरमीनिंग वेरिएबल्स। इंटरमीनिंग वेरिएबल्स होते हैं आपके जो ऑर्गेनिज्म को के अंदर आते हैं, जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, डायरेक्टली हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी हैबिट स्ट्रेंथ को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जितने भी आपके नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो मैंने डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस स्लाइड में, वो सारे के सारे इंटरमीनिंग वेरिएबल्स यहाँ पे उठकर आ गए। रिएक्टिव इनहिबिशन, जो आपको रिएक्ट करने के लिए रोक रहे हैं। जो आपको कंडीशन इनहिबिशन है, जो आपको कुछ परफॉर्म करने के लिए रोक रहे हैं, आपके रास्ते में एक तरह का बैरियर बन के आ रहे हैं आपकी ड्राइव को रिड्यूस करने में, ठीक है। और आपका इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल यानी कि एक्सिस्टरी पोटेंशियल, ये सारे के सारे आपके इंटरमीनिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो आई होप आपको सारे के सारे समझ आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और अब बारी आती है हम क्वेश्चंस को करें।
अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करें और समझे कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि एनटीए की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए क्या चाहता है आपसे। पहला क्वेश्चन देखो, इन हल सिस्टम ऑफ लर्निंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज पोस्टुलेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये आपसे पूछ रहा है हल सिस्टम ऑफ लर्निंग में ऐसा कौन सा है जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है। अब मैंने आपको इंटरवीनिंग वेरिएबल बताया था, अब इन ऑप्शन में से देखो कौन सा है। वीडियो को पॉज करो और देखो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। So here your answer is right. You are absolutely right. Existential reaction potential, जो कि हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल है। ड्राइव हमारा पॉजिटिव है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस भी हमारा पॉजिटिव है, और नंबर ऑफ नॉन रीइंफोर्स्ड रिस्पॉन्सेज फॉर एक्सटिंक्शन ये भी हमारा इसके अंदर आता है। ये हमारा कौन सा है, नंबर ऑफ नॉन रीइंफोर्स्ड रिस्पॉन्सेज फॉर एक्सटिंक्शन, ये हमारा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, जो कि वेरिएबल्स है। यहाँ पे देखो लिस्ट में देखो, नंबर ऑफ रीइंफोर्सेस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। ड्राइव हमारा क्या है, ड्राइव हमारा है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटेंसिटी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिव रिएक्शन पोटेंशियल है ये हमारा है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। इन हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पोस्टुलेटेड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये भी आपसे इंटरवीनिंग वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है। चलो बताओ इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा होगा इसके अंदर। वीडियो को पॉज करो और सोचो। एंड योर आंसर इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एग्जिस्ट्री पोटेंशियल। एग्जिस्ट्री पोटेंशियल है इसका राइट आंसर, जो कि हमारा है इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके अंदर इनपुट वेरिएबल कौन सा है। इन द लर्निंग सिस्टम ऑफ हल which one of the following was considered as input variable? And your answer is fourth, number of prior reinforcement, यानी कि इनपुट आपका प्रोवाइड कर रहा है। रीइंफोर्समेंट एक तरह से इनपुट है जो कि हमें मदद कर रहा है अपने ड्राइव को रिड्यूस करने में, एक तरह का स्टिमुलस है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट होंगे उतना ही हमारी हेल्प होगी अपने ड्राइव को रिड्यूस करने में। ठीक है, अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल। कौन सी थ्योरी है जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिवली मेजरेबल है। पैवलो है, स्किनर है, हल है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। एंड यूर एब्सोल्युटली राइट, हल सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिवली मेजरेबल है, क्योंकि हल ने आपको 17 पोस्टुलेट्स दिए थे, मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स दिए थे, और इन्होंने फॉर्मूला दिया था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ये बता रहा है कि वेयर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टेम्पोरल contiguity with an afferent receptor impulse as resulting from the impact upon a receptor of a stimulus energy, and the conjugation is followed closely by the diminution in the need and the associated diminution in the drive। ये कुछ नहीं कह रहा, आपको घुमा के फिरा के सिर्फ आपको हल की थ्योरी पूरी लिख दी है आपके सामने। आपको बतानी है कि किसने दी है, तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, हल ने दिया है। हल ने बात की है जिसके अंदर आपके रिएक्शन भी आ रहे हैं, स्टिमुलस भी आ रही है, ड्राइव भी आ रही है ना, और इनके बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हो। और जो आपका रीइंफोर्समेंट के बारे में बता रहा है तो वो क्या है, किसने कहा है, हल ने कहा है। इसके इस राइट आंसर है हल। नेक्स्ट देखते हैं, Who said that the event that is drive reducing is satisfying? ड्राइव रिड्यूसिंग सेटिस्फाइंग होती है, ये जो इवेंट है इसके बारे में किसने बात की है। एंड यूर एब्सोल्युटली राइट, हल ने की है, क्योंकि हल ने ही आपको बताया है कि ड्राइव को कैसे रिड्यूस करना है, और ये सबसे सेटिस्फाइंग होता है इन नेचर।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, फीडबैक आप ज़रूर देना, ठीक है। और मैंने आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लोगे, वहाँ पे ये मिलेंगी ही मिलेगी। तो बेटर यही है कि आप उस पूरी की पूरी थ्योरी को इन डेप्थ पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।